नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ जहां भी हैं जैसे भी हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, कुशल से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिपि और व्याकरण। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं लिपि और व्याकरण, और जो हमारा प्रकरण है वो है देवनागरी लिपि का विकास। लिपि किसे कहते हैं प्यारे साथियों, ये जानना बहुत ही जरूरी है। लिपि किसे कहते हैं? अब लिपि याद करने के लिए आप अलग अलग वो लगाते हैं। देखो लिपि क्या है? लिपि शब्द में देखिए पहला शब्द है ल और दूसरा है पी। लि माने लिखने के लिए, पी से बना लो प्रतीक, है ना। पी से क्या बना लो? प्रतीक। लिखने के प्रतीकों की व्यवस्था क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिखने के प्रतीकों की किसी भी भाषा में, है ना, लिखने के प्रतीकों की व्यवस्था क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है ना। क्लियर? भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए, भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था की जाती है, तो प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है और प्रतीक चिन्हों की इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। ठीक है ना। भाषा के मौखिक रूप को या वाचिक रूप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, अर्थात लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता होती है और प्रतीक चिन्हों की इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो लिपि की सिंपल सी परिभाषा बनती है कि प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को, है ना, भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए की गई प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। क्लियर? लिपि सबकी अलग अलग होती है बेटा। लिपि बहुतेरी भाषाओं की अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें, यहाँ मैंने लिख दिया भाषा, यहाँ मैंने लिख दिया लिपि। ठीक है ना। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। अंग्रेजी किस में बोली जाएगी? रोमन लिपि। अंग्रेजी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसको रोमन लिपि कहते हैं। पंजाबी भाषा जिस लिपि में लिखी जाएगी, तो पंजाबी भाषा की अपनी लिपि अलग है, गुरुमुखी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, है ना। और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है भाई। क्लियर? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, और हिंदी के साथ साथ देवनागरी संस्कृत की भी लिपि है। ठीक है, संस्कृत भाषा की भी है, नेपाली की भी है, बांग्ला की भी है, असमिया की भी है, उड़िया की भी है, मराठी की भी है, बिहारी की भी है ना। ये इन भाषाओं की भी क्या है? राजस्थानी की भी है। ये इनकी भी क्या है? राजस्थान तो अपने अपनी बोली है हिंदी की, तो इनकी भी क्या है? ये लिपि है। ठीक है ना। इन भाषाओं की भी देवनागरी ही लिपि। अभी हम बात करें देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, कहां से आई देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। कहां से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां थी, एक उत्तरी शैली और एक दक्षिणी शैली। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां थी, एक उत्तरी शैली और एक दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली पुनः 4 भागों में विकसित हुई। उत्तरी शैली की 4 लिपियों में, उत्तरी शैली 4 लिपियों में पुनः विकसित हुई। आगे चलकर एक का नाम हो गया कुटिल लिपि, दूसरे का हो गया शारदा लिपि, तीसरे का हो गया गुप्त लिपि और चौथी हो गई प्राचीन नागरी लिपि। ठीक है ना। 4 लिपियों में विकसित हुई। उत्तरी शैली कहाँ? 4 लिपियों में विकसित हुई। उत्तरी शैली से 4 लिपियां विकसित हुई। उत्तरी शैली से कितनी लिपियां विकसित हुई? 4। हम दक्षिणी शैली की बात नहीं करेंगे, कि कौन सी की बात करेंगे? उत्तरी लिपि की बात करेंगे। उत्तरी लिपि उत्तरी शैली से 4 लिपियां विकसित हुई, है ना। कौन कौन सी? गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और प्राचीन नागरी लिपि। प्राचीन नागरी लिपि पुनः कितने में? 2 भागों में बट गई, है ना। या प्राचीन नागरी लिपि से 2 शाखाएं पुनः विकसित हुई। प्राचीन नागरी लिपि की पुनः 2 शाखाएं विकसित हुई, है ना। प्राचीन नागरी लिपि से पुनः 2 शाखाएं विकसित हुई। एक थी पूर्वी नागरी और दूसरी थी पश्चिमी नागरी। एक थी पूर्वी नागरी और दूसरी थी पश्चिमी नागरी। अगर आप भारत का क्या बना लेते हैं, अगर आप भारत का कोई नक्शा बना लेते हैं, मान के चलिए मेरे को क्या है, थोड़ा सा नक्शा बनाना नहीं आता है, ठीक है, और आप अंदाजा कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ये भारत है, इसको अगर हम बांट दें,
ठीक है, मेरे को बनाना नहीं आता, पूरा मत मानो, ठीक है। हाँ, तो आप इसको क्या करें, भारत मान लीजिए, ठीक है। अब इसको अगर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो एक साइड हो गई पूर्व और ये साइड हो गई पश्चिम। देखिए, भारत के जो पूर्वी हिस्से में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली लिपि पूर्वी नागरी हो गई, है ना। पूर्वी नागरी से जिन लिपियों का विकास हुआ वो सब भारत के पूर्व के हिस्से में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रयुक्त होगी, जैसे असम यहां पर है, ठीक है, बिहार यहां पर है, बांग्ला, ठीक है। ये सारी लिपियां कहाँ है, पूर्व भाषा में, भारत के। तो जो हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से में प्रयुक्त हुई वो क्या हो गई, पूर्वी हो गई। अगर हम पश्चिमी हिस्से की बात करें तो राजस्थानी कहाँ पड़ता है, राजस्थान कहाँ पड़ेगा, पश्चिम में पड़ेगा। गुजरात कहाँ पड़ेगा, पश्चिम में पड़ेगा। तो ये पश्चिमी भाग में पड़ रही है, ठीक है ना। तो प्राचीन नागरी लिपि की दो शाखाएं हुई, एक हो गई पूर्वी नागरी, एक हो गई पश्चिमी नागरी। अच्छा, पूर्वी नागरी में कौन कौन सी लिपियां हैं, पूर्वी नागरी में लिपियां हैं हमारी मैथिल कोकिल विद्यापति, मैथिली, मिथिला नरेश। अब मिथिला कहाँ पड़ती है, नेपाल में। तो नेपाली भाषा की जो लिपि है मैथिली, वो कहाँ, देवनागरी ही है, इस नागरी का ही हिस्सा है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि नेपाली की भी लिपि देवनागरी है, तो ये मैथिली है, उसी की लिपि है, ठीक है ना। उसको हमने नाम मैथिली दे दिया। मैथिली, कैथी, ठीक है, नेवारी, बांग्ला, असमिया आदि, ये सारी लिपियां किसकी हैं, पूर्वी नागरी की। दूसरी आती है हमारी पश्चिमी नागरी, पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिम प्रांतों में, है ना। राजस्थान के पश्चिमी, हिंदुस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी भूभाग में जो भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें जो लिपियों का हम प्रयोग करते हैं, देवनागरी की, प्राचीन नागरी से जिन लिपियों का विकास हुआ है वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती हैं पश्चिमी नागरी, ठीक है। तो पश्चिमी नागरी लिपि में कौन कौन सी है देखेंगे हम। पहली है गुजराती, दूसरी है महाराष्ट्री, मराठी, यानी हम क्या देते हैं, ठीक है ना, महाराष्ट्री, मराठी। तीसरी है राजस्थानी, चौथी है महाजनी और पांचवी है नागरी, जिसको हम देवनागरी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो गुजराती, महाराष्ट्री, राजस्थानी, महाजनी, नागरी या देवनागरी। तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुआ, देवनागरी लिपि प्राप्त हुई। क्लियर, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप सभी से। इस प्रकार हमको देवनागरी लिपि प्राप्त हुई, जो वर्तमान में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब सबसे पहले कभी कभी आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन को इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि का विकास किस शैली से हुआ है। प्रश्न ये आता है, देवनागरी लिपि का विकास किस शैली से हुआ है, तो उत्तरी शैली से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो उसमें उत्तर में उत्तरी, है ना, जैसे आ जाता है कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, ऐसे देता है। और क्वेश्चन आता है आपको कि देवनागरी लिपि का निम्न में से विकास हुआ है, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि, तो उसमें आपको आंसर ब्राह्मी लिपि करना होगा, ठीक है ना। समझ में आई ना बात। तो ये हमें लिपि प्राप्त हुई। अब आती है देवनागरी लिपि की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना। देवनागरी लिपि की क्या है, अपनी एक विशेषता है। सबसे पहले इसके अक्षर गोल हैं। सबसे पहले क्या है कि इसकी विशेषताएं, इसके अक्षर गोल हैं। दूसरी क्या विशेषता है भैया इसकी, दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसमें वैज्ञानिकता है। इसमें प्रत्येक, तीसरी विशेषता है इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग से वर्ण व्यवस्था है। हमारे यहाँ अगर हमको क बोलना है तो हम क के लिए स्पेशल वर्ड है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है अंग्रेजी में अगर आपको क बोलना है तो के, ए, सी, ए, क्यू, ए, और तो और वहां पर ये भ्रम भी रहता है, CHEMISTRY, केमिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन इसको भी हम क्या बोल देते हैं, केमिस्ट्री बोल देते हैं। वहां पता नहीं, हमारे यहाँ डा बोलने के लिए अलग वर्ण है ड, ठीक है। हमको डालचंद लिखना है तो हम लिखेंगे डालचंद, लेकिन अंग्रेजी में क्या है, DALCHAND, है ना। तो अब हम इसको दालचंद पढ़ें कि डालचंद पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां डाल और दाल एक ही, हमारे यहाँ अलग अलग, दाल को लिखने के लिए अलग वर्ण है, डाल को लिखने के लिए अलग वर्ण है, लेकिन यहाँ दाल और डाल एक ही जैसा है। अगर हमको मान के चलो हमने ये लिख दिया राम,
अगर हमको हिंदी में राम लिखना है तो हम लिखेंगे राम, ठीक है ना। तो हम इसको राम ही पढ़ सकते हैं, कोई माइका लाल इसको रम नहीं पढ़ सकता, रैम नहीं पढ़ सकता। लेकिन अंग्रेजी में आप इसको 4 GB रैम पढ़ सकते हैं, 16 GB रैम पढ़ सकते हैं। राम पढ़ना जरूरी नहीं है, कोई भी आपको इसको रैम भी पढ़ सकते हैं और इसको रम भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मध्य भ्रम की स्थिति रहती है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए, है ना, हिंदी में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए क्या है, वर्ण व्यवस्था है, एक निश्चित वर्ण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। वैज्ञानिक लिपि है, वर्ण व्यवस्था की प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए इसमें क्या है, एक निश्चित वर्ण की व्यवस्था की गई है। और क्या है, इसमें सभी अक्षरों की बनावट गोल है, ठीक है। और इसमें वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। देवनागरी में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, 52 मानी जाती है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या है, यानी कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है कि भाई इसमें वर्णों की संख्या अधिक है, और इससे क्या है, लेखन में दिक्कत आती है ना। समय और स्थान अधिक घिर जाता है। वर्णों की संख्या अधिक होने के कारण क्या है, समय में, लेखन में समय और स्थान बहुत अधिक खर्च होता है। दूसरी क्या है, इसमें भी कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनमें मध्य भ्रम हो जाता है, जैसे फ लिखना है और क लिखना है, तो लोगों को क्या है, इसमें टेंशन हो जाती है। जैसे म लिखना है और भ लिखना है, तो इसमें दोनों में लोगों को क्या है, कई जगह पर मध्य भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारी स्थितियां हमको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अपने आप में ये स्थान भी ज़्यादा गिरती है, समय भी ज़्यादा लेती है, समय और स्थान का व्यय ज़्यादा है, अपव्यय ज़्यादा है। इसमें भी मध्य भ्रम की स्थिति रहती है, वर्णों की संख्या अधिक है और हिंदी टाइप करने में आपको समय ज़्यादा लगता है। इसकी भी अपनी ये सीमा है। ये देवनागरी लिपि हो गई आपकी, लिपि की विशेषताएं हो गई, लिपि की अपनी कमियां भी हो गई। लिपि का विकास कैसे हुआ, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि किसके साथ कौन कौन सी भाषा में प्रयुक्त होती है, ये भी मैं आज आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद मैं आज आपको यहीं पर इसको समाप्त करूंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, व्याकरण क्या है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जब हम जाएंगे अगली वीडियो में, तो हमारी अगला जो टॉपिक होगा वहाँ हम व्याकरण की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले व्याकरण समझिए, व्याकरण क्या है। व्याकरण शब्द को अगर हम देखें तो व्याकरण शब्द को अगर हम देखें तो जैसे यहाँ से हम बात करें व्या, और दूसरा कह रहा है करण। करण को हम क्रिया भी कह सकते हैं, करण माने करना। करण माने क्या होता है, करना। तो करण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्रिया, है ना। तो ये शब्द क्या हो गया, व्याक्रिया। क्या हो गया, व्याक्रिया। भाषा की व्याक्रिया करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। भाषा की व्याक्रिया करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब व्याक्रिया क्या होती है, व्या माने व्याख्या, व्या माने व्याख्या करना। व्याख्या करना यानी खोल खोल के समझाना, है ना, उसका विश्लेषण करना, उसको समझाना, उसके नियम कायदे कानूनों को बताना। ये कार्य कौन करता है, व्याकरण करता है। तो भाषा की व्याक्रिया करना, भाषा का विश्लेषण करना, भाषा का नियमन करना, भाषा का नियोजन करना, ये सारे कार्य कौन करता है, ये सारे कार्य व्याकरण के होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है व्याकरण की, व्याकरण की परिभाषा बनती है साथियों, व्याकरण की परिभाषा क्या बनती है कि वह शास्त्र जो भाषा को, वह शास्त्र जो भाषा को क्या करता है, नियमित, नियोजित, परिमार्जित और परिशोधित करता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। वह शास्त्र जो भाषा की व्याक्रिया करता है, भाषा को नियोजित, नियमित और परिमार्जित करने का कार्य करता है, व्याकरण कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि भाषा की व्याक्रिया कर उसे नियमित, नियोजित और परिमार्जित करने का कार्य करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बस सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, समझ में आया होगा। व्याकरण किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि भाषा की व्याक्रिया करने वाला वह शास्त्र जो भाषा को नियमित, नियोजित और परिमार्जित करने का कार्य करता है, क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है ना। और व्याकरण में नियमित यानी नियम क्या होना चाहिए, नियम बनाना, नियोजित, नियमित
यहीं पर ये चीज ऐसे ही होगी, ऐसे होगी तो गलत होगी। ये नियम तैयार करना, नियमित नियम के अंदर बांधना, नियोजित योजनाबद्ध तरीके से उसकी योजना तैयार करना। क्या योजना होगी, नियोजित करना, कौन सी जगह पे क्या कैसे आएगा, पूर्व योजना तैयार करना, कहाँ कर्ता आएगा, कहाँ क्रिया आएगी, कहाँ कर्म आएगा, है ना, कहाँ उसकी सहायक क्रिया आएगी, कहाँ मुख्य क्रिया आएगी, ये सारी चीजें बताना, नियोजित करना और नियमित करना और परिमार्जित करना, परिशोधित करना, गलत को सही करना, शुद्ध करना, परिमार्जन, ठीक है ना, परिमार्जन करना, यानी उसके शुद्ध रूप को लोगों के सामने प्रकट करने का कार्य कौन करता है, शास्त्र करता है। व्याक्रिया करना, विश्लेषण करना, सारी चीजों को खोल खोल के बताना, ये कार्य करता है व्याकरण। तो भाषा की व्याक्रिया करने वाले तथा उसको नियमित, नियोजित और परिमार्जित करने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। समझना आ जाओ, उम्मीद करता हूं आप सभी से। और इसके बाद व्याकरण की रचना, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले, है ना, व्याकरण के ज्ञाता, क्या, यहां मैं आपको लिख देता हूं इस जगह पे, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। जिसको व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है, वैयाकरण कहलाता है। व्याकरण का पूर्ण ज्ञान रखने वाला बंदा क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब मैं आपसे अगले टॉपिक पर, अगले विषय पर फिर मिलेंगे। व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग हैं और व्याकरण में किस किस का अध्ययन किया जाता है, और व्याकरण का अध्ययन करने के लिए आप सभी से हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए तैयार रहना। अगला हमारा जो है वो है व्याकरण किसे कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। व्याकरण के अंतर्गत किस किस कोटि का अध्ययन किया जाता है, प्रश्न बनता है, व्याकरण के अंतर्गत कितनी कोटियों का अध्ययन किया जाता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। और तब तक के लिए मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और उम्मीद करता हूँ तब तक आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।